हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम डिस्कस करेंगे और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन ए सिंपल स्पेस, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट के सच दैट अनदर इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड। तो ए और बी दो इवेंट है सैम्पल स्पेस में, तो एक अननोन इवेंट के का ऑकर होने का प्रोबेबिलिटी सच दैट अनदर इवेंट पी हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड, और एक इवेंट पी ऑलरेडी ऑकर हो चुका है, तो एक अननोन इवेंट के ऑकर होने का प्रोबेबिलिटी को हम लोग इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, इसको हम लोग पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। यहाँ पे ए जो है वो अननोन इवेंट है और बी नोन इवेंट, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए देखें तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ये जो फार्मूला है वो यहीं से निकला है। इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा, इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोलते हैं। अब नोट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन अगर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। P and Q are considering to apply for a job. The probability that P applied for the job given that Q applies for the job is 1/2, and the probability that Q applies for the job given that P applies for the job is 1/3. The probability that P applies for the job is 1/4. Then the probability that P doesn't apply for the job given that Q doesn't apply for the job is, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग गिवन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी दैट P अप्लाइज फॉर द जॉब गिवन दैट Q अप्लाइज फॉर द जॉब इज 1/2। तो ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ P अप्लाइज गिवन दैट Q अप्लाई P गिवन Q, ये दिया हुआ है 1/2, और एंड द प्रोबेबिलिटी दैट Q अप्लाइज फॉर द जॉब गिवन दैट P अप्लाइज फॉर द जॉब इज 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ Q गिवन P है 1/3। प्रोबेबिलिटी दैट P अप्लाइज फॉर द जॉब इज 1/4, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ P है 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ P गिवन Q को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन Q अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ Q, ये है 1/2। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन Q हो जाएगा 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ Q। अब इसको देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ Q गिवन P, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ Q इंटरसेक्शन P अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ P इक्वल टू 1/3।
3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ P दिया हुआ है 1/4, तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ Q इंटरसेक्शन P को P इंटरसेक्शन Q लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P 1/4, ये आ गया 1/12। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ Q फाइंड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/12 1/6 आ जाएगा ये। अब हम लोग को फाइंड करना है द प्रोबेबिलिटी डैट P अप्लाई फॉर द जॉब इज 1/4। फाइंड करना है द प्रोबेबिलिटी डैट P डजंट अप्लाई फॉर द जॉब गिवन डैट Q डजंट अप्लाई फॉर द जॉब, यानी कि फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ P कॉम्प्लीमेंट गिवन Q कॉम्प्लीमेंट। इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम लोग डी मॉर्गन लॉ से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट। इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ P यूनियन Q लिख सकते हैं, और इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ Q लिख लेंगे। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ P कॉम्प्लीमेंट अपॉन Q कॉम्प्लीमेंट को फाइनली लिख लेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ P यूनियन Q हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ P प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Q माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन Q अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ Q। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ Q मालूम है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन Q ये सारा वैल्यू मालूम है। तो वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस 1/4 प्लस 1/6 माइनस 1/12 अपॉन 1 माइनस 1/6, ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 4/5। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो 4/5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ P डजंट अप्लाई फॉर द जॉब गिवन दैट Q डजंट अप्लाई फॉर द जॉब, ये आ गया 4/5। अब हम लोग देखते हैं बेस थ्योरम। इफ P1 B2 B3 डॉट 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 Bn आर n mutually exclusive events and A is another event associated with B1 B2 dot dot Bn, then probability of Bi given A equal to probability of Bi into probability of A upon Bi, probability of A given Bi upon summation of probability of Bi into probability of A given Bi from I equal to 1 to n। तो ये वेज थ्योरम का स्टेटमेंट है B1 B2 B3 डॉट डॉट Bn n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और A एक अनदर इवेंट है जो B1 B2 B3 से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे A एक इवेंट है और ये B1 B2 B3 डॉट 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 Bn। तो यहाँ पे जो A पोर्शन हो जाएगा वो A इंटरसेक्शन B1 हो जाएगा और A वाला पोर्शन A इंटरसेक्शन B2। सिमिलरली A वाला A इंटरसेक्शन B3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ Bi गिवन A जो लिखेंगे वो इस फॉर्मूले से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ Bi इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन Bi अपॉन समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ Bi इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन Bi फ्रॉम I इक्वल टू 1 to n। तो ये बेस थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। तो हम लोग इस नोट को देखते हैं। इफ़ द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और मल्टी स्टेजेस विथ इन्वर्स प्रोबेबिलिटी converse of the statement, then it can be solved using Bayes theorem। अगर प्रॉब्लम में इवेंट्स का सीक्वेंस है और
मल्टीपल स्टेजेस में अकर कर रहा है कोई भी इवेंट, तो उसमें हम लोग बेस थ्योरम लगाते हैं। इसको इस प्रॉब्लम से डिस्कस करते हैं। इन ए रेनी डे इन ए रेनी सीजन इट मे रेन 70% ऑफ द टाइम। इफ इट रेन्स, chance that village fair will make a loss on that day is 80%. However, it doesn't rain, chance that fair will make a loss on that day is only 10%. If the fair has not made a loss on a given day in the rainy season, what is the probability that it has not rained on that day? तो यहाँ पे ये दिया हुआ है इट मे रेन 70% ऑफ द टाइम। तो इसको इस प्रॉब्लम में एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, यानी कि मल्टीपल स्टेज में एक सीक्वेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक ड्रा कर लेंगे, एक सीक्वेंस दिया हुआ है। इफ़ इट रेन्स, चांस एक रेनी डे में इट में रेन 70% ऑफ द टाइम। तो रेन 0.7 70% रेन करेगा, तो इट डजंट रेन हो जाएगा आर कॉम्प्लीमेंट 0.3। इसके आगे जो सीक्वेंस है वो इफ़ इट रेन्स, चांस दैट विलेज फेयर विल मेक ए लॉस ऑन दैट डे इज 80%। अगर रेन करता है तो लॉस के चांसेस 80% है, 0.8 लॉस नहीं करने के चांस 0.2 हो जाएगा, एल कॉम्प्लीमेंट। इसके आगे दी हुआ इफ़ इट डजंट रेन, चांस दैट फेयर विल मेक लॉस ऑन दैट डे इज ओनली 10%। अगर रेन नहीं होता आर कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें लॉस का चांस 0.1% होगा, 10%, और लॉस नहीं होने के चांसेस 0.90% हो जाएगा। तो यहाँ से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज डजंट रेन ऑन दैट डे। If a given fair has not make a loss on a given day in the rainy season, what is the probability that it has not rained on that day? तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एल कॉम्प्लीमेंट। तो एल कॉम्प्लीमेंट तक पहुंचने के यहाँ पे दो रास्ते हैं, 0.7 इंटू 0.2 प्लस 0.3 इंटू 0.9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0.7 इंटू 0.2 प्लस 0.3 इंटू 0.9। इसको कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 0.41। फाइंड करना है इफ द फेयर हैज़ नॉट मेक लॉस ऑन ए गिवन डे इन द रेनिंग सीजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज़ नॉट रेन ऑन दैट डे। यानी कि दिया हुआ है कि फेयर लॉस उस दिन नहीं हुआ है, तो फाइंड करना है कि उस दिन रेन ना होने के चांसेस कितने हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज़ नॉट रेन्ड ऑन दैट डे। तो यह हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एल आर कॉम्प्लीमेंट गिवन एल कॉम्प्लीमेंट। लॉस नहीं हुआ उस दिन, ए दिया हुआ है, तो यह जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कॉम्प्लीमेंट गिवन एल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एल कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एल कॉम्प्लीमेंट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एल कॉम्पोनेंट एल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0.3 इंटू 0.9, 0.3 इंटू 0.9 अपॉन 0.41। इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 27/41।